नमस्कार। आज हम भारत के बदलते वैश्विक रुख पर बात कर रहे हैं। टाइटल है इंडिया जस्ट ब्रोक द फाइनल चेन ऑफ वेस्टर्न कंट्रोल। तो स्रोत का कहना है कि भारत पश्चिमी नियंत्रण की जो आखिरी कड़ियां थी उन्हें तोड़ रहा है। ये पश्चिम के खिलाफ होने जैसा नहीं है, बल्कि एक संतुलन बनाने और अपनी राह खुद तय करने जैसा है। तो सदियों के बाद भारत अपनी वो स्वतंत्र पहचान कैसे बना रहा है, चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ भू राजनीति या पावर प्ले नहीं है। स्रोत इसे एक ज्यादा गहरे एक विकासवादी बदलाव की तरह दिख रहा है, जहाँ एक राष्ट्र शायद पहली बार इतने लंबे समय में अपनी दिशा खुद तय कर रहा है। और इसकी शुरुआत शायद एक मानसिक बदलाव से होती है ना। स्रोत याद दिलाता है भारत के प्राचीन उपलब्धियों की, शून्य, खगोल विज्ञान वगैरह, और फिर आता है उपनिवेशवाद का दौर, जिसने न सिर्फ संसाधन छीने बल्कि एक दिमागी निर्भरता भी पैदा की। हाँ, वो सोच के असली कीमत, असली मान्यता वो कहीं और है, लंदन में या वॉशिंगटन में। सही कहा। और आजादी के बाद भी स्रोत कहता है कि व्यापार हो, आर्थिक नीतियां हो, यहाँ तक कि शिक्षा भी, वो काफी हद तक पश्चिमी ढांचों पर ही टिकी रही। एक तरह की अदृश्य कड़ी थी वो। लेकिन अब एक मनोवैज्ञानिक बदलाव महसूस हो रहा है। स्रोत इशारा कर रहा है कि सफलता का मतलब अब पश्चिम जाना नहीं रह गया है, बल्कि भारत में कुछ बनाना है। जैसे इसरो का वो कम लागत वाला चंद्रयान मिशन। हाँ, क्या ये इसी सोच का प्रतीक है कि हम इसे अपनी शर्तों पर कर सकते हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इससे सिर्फ राष्ट्रवाद नहीं कह रहा, वो इसे बढ़ते हुए आत्मविश्वास की तरह देख रहा है। जब कोई देश खुद को ही इनोवेशन का नवाचार का स्रोत मानने लगता है, तो उसे बाहरी मोहर की जरूरत वो कम हो जाती है। इसरो ने न सिर्फ कम लागत में ये किया, बल्कि एक ऐसा मॉडल दुनिया के सामने रखा जो महंगे पश्चिमी स्पेस प्रोग्राम्स के लिए आप कह सकते हैं एक सीधी चुनौती है। ये दिखाता है कि कम संसाधनों में भी क्या कुछ मुमकिन है। तो ये जो मानसिक बदलाव है, ये सिर्फ सोच में नहीं है, ये जमीन पर तकनीक के जरिए भी दिख रहा है। स्रोत कहता है कि तकनीक आज की दुनिया में शक्ति का एक अदृश्य ढांचा है, और भारत लंबे समय तक पश्चिमी तकनीक पर निर्भर रहा। चिप्स हों, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हों, पेमेंट सिस्टम्स। हाँ, पर पिछले 10-15 सालों में भारत ने चुपचाप अपना एक डिजिटल आर्किटेक्चर खड़ा किया है। स्रोत यूपीआई का उदाहरण देता है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, बिना किसी विदेशी बिचौलिए के तुरंत पेमेंट। हाँ, यूपीआई तो वाकई क्रांतिकारी है। बिल्कुल। फिर आधार है, जिसने अरबों लोगों को एक डिजिटल पहचान दी, और अब सेमीकंडक्टर यानी चिप बनाने में भारी निवेश हो रहा है। ये आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते कदम हैं। और अंतरिक्ष में इसरो की सफलता, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कम लागत में रोवर उतारना। स्रोत इससे सिर्फ प्रभावशाली नहीं बल्कि डिस्ट्रप्टिव कह रहा है, मतलब जो मौजूदा व्यवस्था को हिला दे। क्या वाकई पश्चिम अब इन भारतीय मॉडलों को स्टडी कर रहा है? स्रोत का इशारा तो इसी तरफ है। देखिए, लक्ष्य अलगाव नहीं है, लक्ष्य है स्वायत्तता, अपनी शर्तों पर काम करने की क्षमता। आज के दौर में शक्ति इसी बात में है कि आपका कितना जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर आपके अपने कंट्रोल में है। अच्छा, तकनीक से आगे बढ़ें तो कूटनीति की बात आती है। यहाँ भी एक बदलाव दिख रहा है ना। भारत किसी एक खेमे से बंधा हुआ नहीं दिख रहा। एक तरफ ब्रिक्स है, जिसमें ब्राजील, रूस, चीन जैसे देश है, और दूसरी तरफ क्वाड है, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया है। भारत दोनों में है। ये कैसा संतुलन साध रहा है भारत? स्रोत इसे गुक निरपेक्षता 2.0 का नाम देता है। ये वो शीत युद्ध वाली तटस्थता नहीं है कि हम किसी के साथ नहीं, बल्कि ये आज की जो बहुध्रुवीय दुनिया है उसमें मौकों का फायदा उठाने वाली एक फुर्तीली कूटनीति है। फुर्तीली कूटनीति। हाँ। जैसे रूस से तेल खरीदने का फैसला पश्चिमी दबाव के बावजूद, ये दिखाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रख रहा है। ये पश्चिम विरोधी होना नहीं है, बल्कि अपने हितों के लिए लचीलापन अपनाना है। और भविष्य की ओर देखें तो डेटा का महत्व तो बढ़ता ही जा रहा है। स्रोत डेटा संप्रभुता पर बहुत जोर देता है। इसका ठीक मतलब क्या है, और भारत इस दिशा में क्या कर रहा है? देखिए, 21वीं सदी में डेटा को ही नया तेल कहा जा रहा है ना। तो डेटा संप्रभुता का सीधा मतलब है अपने देश के डेटा पर अपना नियंत्रण। भारत इस पर काफी सक्रियता से काम कर रहा है, जैसे डेटा स्थानीकरण के कानून लाना। अच्छा, ये पक्का करना कि भारतीयों का डेटा भारत की जमीन पर ही स्टोर और प्रोसेस हो, और यूपीआई और आधार जैसी जो सार्वजनिक प्रणालियां हैं वो भी इसी दिशा में बड़े कदम हैं। ये विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करती हैं।
तो ये जो भारत अपनी स्थानीय भाषाओं में एआई मॉडल ट्रेन कर रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग पर काम कर रहा है, स्वदेशी 5G ला रहा है, क्या ये सब भविष्य के डिजिटल खतरों से बचने की तैयारी है? स्रोत के अनुसार बिल्कुल। एक चिंता है कि भविष्य में देशों को शायद एल्गोरिथम के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे में डिजिटल आत्मनिर्भरता ही एक तरह का बचाव है। भारत अपनी डिजिटल सरहदें मजबूत कर रहा है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि स्रोत के मुताबिक भारत कई स्तरों पर बदल रहा है, मनोवैज्ञानिक, तकनीकी, कूटनीतिक और डेटा के स्तर पर भी। और ये बदलाव पश्चिम की जगह लेने के बारे में नहीं है, बल्कि दुनिया में एक नया संतुलन बनाने के बारे में है। हाँ, स्रोत का तर्क यही है कि भारत का ये जो उदय है, ये वैश्विक व्यवस्था में असल में विविधता और लचीलापन लाता है। ये कोई जीरो सम गेम नहीं है कि एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। जब इनोवेशन के नए केंद्र उभरते हैं तो वो सबके लिए स्टैंडर्ड ऊंचा करते हैं। ये एक ध्रुवीय दुनिया से बहुध्रुवीय दुनिया की तरफ एक स्वाभाविक बदलाव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत अब सिर्फ वैश्विक बातचीत में शामिल नहीं होना चाहता, बल्कि वो अपनी बातचीत शुरू कर रहा है, अपने नियम बना रहा है, अपनी शर्तों पर आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत से एक आखिरी ख्याल उभरता है जिस पर शायद और सोचने की जरूरत है। क्या ये सिर्फ एक देश का बदलाव है या ये एक पूरी सभ्यता का, क्या कहते हैं, पुनः समायोजन है? सभ्यता का समायोजन। हाँ, मतलब जब एक इतनी पुरानी और प्रमुख सभ्यता अपनी शर्तों पर इनोवेशन करती है, दुनिया को एक नया नजरिया देती है, तो मानवता के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं, खासकर तब जब हम एआई, जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है।